कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या दौरान ज़चगी ख़वातीन की अमवात की वो बुनियादी क्या क्या वजूहात हैं। उसमें सबसे पहला होता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का शॉर्ट होना। प्रीलिमिनरी वो कौन से टेस्ट हैं जिसको करवाना ज़रूरी है और वो कितने इंटरवल के बाद जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे पहले तो सर जो बेसिक टेस्ट होते हैं वही करना है। पहले आपने कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट लेना होता है। मैं चाहूँगा कि वो भी साथ आप डाइट चार्ट भी शेयर करें कि वो 3 मील और जो दो टू स्नैक्स वो क्या है। उसमें 3 मील में प्रॉपर 3 टाइम खाना खाना है और खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं है, वॉक करनी है आपने। माएँ पंजीरियाँ बहुत ज़्यादा देती हैं और ड्राई फ्रूट और देसी घी में बनी हुई वो कितनी की इफेक्टिव है? टू सम क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या सी सेक्शंस की जो कॉमन हो सकती हैं जो अमूमन बच्चियां नहीं जानती और इस तरफ जाना सिजेरियन में पहला अगर सिजेरियन हुआ है, खुदा ना खास्ता आप डिस्चार्ज लेट हुए हो तो उसके बाद में स्टिचेस खुलवाने हैं, स्टिचेस में पास पड़ गई, फीवर हो गया, सेप्सिस हो गया, वो हो सकता है। कि बेबी चॉइस के अलावा जो सिलसिला है कि यानी स्कैन करवाने के बाद भी लोग एबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी ये भी जिक्र किया कि साइकोपैथ वाली बात है ना, आप अल्लाह मियाँ की एक चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो तो वो आपको नहीं देगा। अपनी फैमिली में इशू हुआ था तो उस लड़की ने इस तरह मिसकैरेज करा दिया था कि इट वाज द सेकंड गर्ल, तो मैंने नहीं लेनी है वो। उसके बाद इट हैज़ बिन मोर देन 9 years वो कंसीव नहीं कर सके, इतनी सख्त सज़ा मिली है उसमें। ख़वातीन इस्लाम तो कहता है ना कि इसमें 2 साल तक दूध पिलाएं, लेकिन आज ये हमारी ख़वातीन जो है इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि उनको गाइड नहीं ना किया जा रहा, अम्मियों की तरफ से भी और खुद भी डिसलाइक, मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी, मेरी शेप ख़राब हो जाएगी। सूरह रहमान थेरेपी क्या है? अब इस वक्त किन किन हॉस्पिटल्स में, किन किन डिपार्टमेंट में ये सूरह रहमान की थेरेपी बिलखुसूस लाहौर में जारी है? एक तो घुर्की हॉस्पिटल का जो मुझे पता है कोरोना में मैंने स्टार्ट कराई थी, एक सर्विसेज है जिन्हें मल्टीपल हैं, अब तो इत्तेफाक भी है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का प्रोग्राम ऐसे टॉपिक पर हम करने जा रहे हैं कि जो हर घर का मसला है और बड़ा ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हर साल अपनी जान की बाजी हार जाती हैं, यानी डेथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और ख़वातीन का दौरान ज़चगी वफ़ात पा जाना या मौत वाक़ई हो जाना। इस सिलसिले में हमारे साथ जो आज बज़्म इफ्तिखार की मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि वो मेरी स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में वो अपनी ड्यूटीज़ बड़ी जांफिशानी से सर अंजाम दे रही हैं। मेरी मेहमान आज की जो मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं बतौर उस्ताद आज अपनी स्टूडेंट से इंटरव्यू में करने जा रहा हूँ, डॉक्टर ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह आज हमारी कामयाब प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। पहले तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप ये बताएं कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या दौरान ज़चगी ख़वातीन की अमवात की वो बुनियादी क्या क्या वजूहात हैं जो आप अक्सर देखती हैं, जो केसेस आपके पास आते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। उसमें सबसे पहला होता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का शॉर्ट होना और फिर पुअर एंटीनेटल चेकअप, पुअर आपकी हेल्थ हाइजीन, पुअर कोऑपरेशन बाय द फैमिली इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड फादर इन लॉज एंड मदर इन लॉज, आपके इन लॉज फैमिली। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी में बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या इतनी गाइडेंस नहीं मिली होती कि कैसे आपने कंसीव किया तो आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर अब पहला बच्चा है तो उसमें प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स नहीं हो रहे होते हैं, जो हर मंथ में एक विजिट लाजमी होता है, आप उसको जाके चेक करो ताकि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी में बढ़ गई हैं उसको डॉक्टर अकॉर्डिंगली फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी मैनेज करे। वो नहीं हो रहा होता। दूसरा है कि अगर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो पिछला बच्चा अभी छोटा होता है, अगली प्रेगनेंसी आती है तो वो पिछली बॉडी का भी कंपनसेशन पूरा नहीं है, अगला लॉस फिर से स्टार्ट है। फिर दूसरा ये कि आपको खाने डाइट पे ही प्रॉपर मील नहीं दिया जा रहा होता, या वर्कलोड फीमेल्स हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होता है तो हेल्थ पे फोकस नहीं कर रही होती, ना फैमिली वाले इतना लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ना खुद कर रही होती हैं।
यूजुअली फर्स्ट बेबी हो तो फिर भी होता है, एक खुशी की लहर होती है तो उसमें कॉपरेशन, लेकिन सेकंड थर्ड में जाके वो चीज़ कम होती है और वही चीज़ आपको लीड कर रही होती है डेफिसिट की तरफ। जब डेफिसिट बढ़ता है तो वो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से एट द टाइम ऑफ डेथ डिलीवरी आप अमवात होती हैं, जिसमें बास टाइम खुदा न खास्ता हमारे पाकिस्तान में दाई हैंडलिंग केस आते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, घर पे डिलीवरी हुई है तो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया गया, ब्लीडिंग रोकी नहीं गई, लॉस हो गया, आप कार्डियक फेलियर में गए, पेशेंट चली गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। और अगर हॉस्पिटल में भी हुआ है तो वो कोई इन्फेक्शन कैच कर गया या अनट्रेंड स्टाफ ने डिलीवर किया है, वो उस बीच में आ गया। अब बास टाइम मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम देख रहे होते हैं कि हीमोग्लोबिन ही इतना लो है कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी जो पेशेंट है उस पर भी और उसकी फैमिली दोनों पे डिपेंडेंट होती हैं कि उन्होंने कैसे लेके चला है प्रेगनेंट। फिर दूसरे मिथ्स होते हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं, लड़की को सिनेरियो या फादर को सिनेरियो माहौल ऐसा नहीं दिया जा रहा होता कि एक हैप्पी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो होता है वो नहीं दिया जा रहा था। वो माँ है ना, उसके अंदर हड्डियाँ पक रही है, तो अगर आप उसको प्रॉपर मिर्च मसाले नहीं देंगे वो अंदर नमक कम ज़्यादा हो जाएगा, वो बेबी भी अब नॉर्मल और मदर भी लूज़ करोगे आप। तो आप बहुत ज़्यादा, हम फीमेल से बात करते हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि हम उसके इन्वायरमेंट या माहौल पे बात करें। लाजमी नहीं है कि इन लॉज ही हों, आपका पार्टनर का भी उसमें कॉपरेशन ज़रूरी होता है। आजकल के मेल्स को ये समझना चाहिए कि फ़ीमेल इस क्रिटिकल फेज में से मूड स्विंग्स और बहुत कुछ चीज़ों में से गुजर रही होती है, तो वो से उसको अंडरस्टैंड करके कॉपरेशन करना है। हम इन लॉज पे वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है इन लॉज कॉपरेटिव है, पार्टनर नहीं होता, वो बॉदर नहीं कर रहा था, ये तो अम्मी का काम है ना, मेरी भाई का काम है, बहन का काम है, तो भाई वो आपकी पार्टनर है, शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू योर बेबी। जनरेशन की बात कर रहे हो, एक पूरी नस्ल की बात है, तो पार्टनर्स को भी फोकस्ड करना है इस पर कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया। इसमें साथ जो है वो प्रीलिमिनरी वो कौन से टेस्ट हैं जिसको करवाना ज़रूरी है और वो कितने इंटरवल के बाद जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, जिस तरह के अभी हीमोग्लोबिन का जिक्र भी किया? सबसे पहले तो सर जो बेसिक टेस्ट होते हैं वही करना है। पहले आपने कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट लेना होता है। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद CBC, LFT, RFT, HbA1c होता है, वायरल मार्कर हेपेटाइटिस B, C आ जाते हैं, यूरिन टेस्ट आते हैं, अल्ट्रासाउंड, वो सारी ये जो जितनी लिस्ट मैंने बोली है इनको स्टार्टिंग एंटीनेटल के फर्स्ट विजिट पे कर लें। और बार बार हर महीने टेस्ट रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर एक दफ़ा HbA1c करा लिया और आपका जो है वो ठीक आ गया तो उसको आपको दोबारा प्रेगनेंसी में की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बेसिक टेस्ट होता है CBC, वो कराता था। तो ये डॉक्टर्स की तरफ भी और पेशेंट के अटेंडेंट्स पे भी यही रिक्वेस्ट है, बार बार ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना होता पेशेंट को, जो रिक्वायरमेंट है उस पर चले। फिर 9 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो बीच में नॉर्मली स्कैन करना होता है 18 से 22 हफ्तों में। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके आपने उसको ये देखना होता है कि बेबी की पोजीशन क्या है। तो ऑलमोस्ट 4 स्कैन पर प्रेगनेंसी काफ़ी होते हैं। अगर आपको उसमें हाइपरटेंशन है, यानी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो गया पहले है या फैमिली हिस्ट्री है, उसके अलग टेस्ट होते हैं, उसको अगर है तो उस अकॉर्डिंगली देखना है। और अगर आप शुगर डेवलप कर गई हैं पेशेंट तो उस हिसाब से देखना होता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन जो बेसिक टेस्ट है बेसलाइन वो सबकी एक दफ़ा पूरी लिस्ट होती है, वो करवानी है। और इसी तरह अगर दरमियान में साथ डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको साथ साथ मेडिकेशन के हवाले से किन किन चीज़ों का एहतियात करनी ज़रूरी है और वो कौन सी मेडिसिन हैं जो इस दौरान बआसानी जो है वो ली जा सकती हैं? सबसे पहले अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास जाके आप लोग मेडिसिन ले ले, तो वो नहीं करना, क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सी एंटीबायोटिक आपके बेबी पे इफेक्ट करनी है और कौन सी आपके बेबी पे इफेक्ट नहीं करनी है। तो इसलिए ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक खामखा नहीं देनी, पेन किलर्स नहीं देने, ब्रूफेन नहीं देनी होती हैं। सिर्फ जो सेफ़र प्रेगनेंसी ड्रग्स होती हैं वो लिस्ट हमारी होती है और वो आपके जो ऑथराइज डॉक्टर है बेहतर है उससे लिखवाई जाए। खामखा एक डिस्पेंसर से, आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर से या गूगल से, आजकल जो बहुत, मैं जिस इसके ख़िलाफ़ हूँ, गूगल से हर चीज़ आपके लिए नहीं लिखी गई, वो डॉक्टर के लिए है। आप एंजाइटी का शिकार होते हो जब करते हैं, तो उस हिसाब से लेनी है। और जहाँ तक आपने सवाल शुगर का बात की, तो उसमें पेशेंट को पहले तो कंफर्म करना है कि ये क्रॉनिक डायबिटिक थी या जेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है। तो जेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज़ की मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से हमने करनी है, क्रॉनिक में और तरीके से होती है।
तो उसमें पेशेंट को हमने बिल्कुल ही ये नहीं कहना कि अभी खाना पीना छोड़ दे, क्योंकि आपने 3 मील्स विद 2 स्नैक्स का वो हम उसको चार्ट देते हैं, प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग उसने लेना होता है। ये जो डाइट चार्ट है, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं चाहूँगा कि वो भी साथ आप डाइट चार्ट भी शेयर करें कि वो 3 मील और जो 2 स्नैक्स वो क्या है। उसमें 3 मील में प्रॉपर 3 टाइम खाना खाना है, और खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं है, वॉक करनी है आपने जितनी आप टॉलरेट कर सकते हो बॉडी पे। और 2 स्नैक्स का मतलब है कोई लाइट सी चीज़ लेनी है, क्योंकि आपकी डाइट पे आपका बेबी का ग्रो कर रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट अमूमन ये होता है कि जी हमने अब खाना नहीं खाना, शुगर है तो बच्चे को, तो उसका नुकसान हो रहा होता है बच्चे को। तो आपने 3 टाइम खाने में आपने जो अवॉइड करनी है चीज़ें, वो जो आपकी बहुत लिपिड्स वाली चीज़ें हैं, घी वाली तली हुई चीज़ें हो गई, वो अवॉइड करो। जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई आजकल शीशा है, अल्कोहल है, वो नहीं लेना आपने। और जो खाने पीने में फल फ्रूट सब्जी जो मर्जी खाओ, एक बहुत पाकिस्तान में मिथ है बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा नहीं। हम मुस्लिम्स हैं और हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ हलाल की भी है। हम हिंदू काफिर तो हैं नहीं कोई कि जी गाय नहीं खानी, आप खाओ जो भी, लेकिन क्वांटिटी अपनी मेजर करो, ठीक है। आपको जितना, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि एक पेशेंट कितना उसको टॉलरेट कर सकती है और वो कैसे ले रही है। तो 3 मील्स का ये मतलब है कि सुबह अगर उसने आधी चपाती ली है, गिलास दूध लिया या बॉयल एग वो लिया, तो दोपहर में वो कोई एक बाउल फ्रूट का ले ले, फिर 2:30-3 बजे प्रॉपर मील ले ले, चावल रोटी जो लेना, फिर बीच में 3-4 घंटे के वक्फे से वो कोई हल्का फुल्का अपने जो उसकी आइसक्रीम होती हैं, यूजली लड़कियां वेरी करती हैं, तो वो खा रहे, और फिर रात को खाना। हाँ, ये कोशिश करनी है तीनों मील्स के टाइम पे कि लेटना नहीं है, जो बहुत बुरी आदत है। पाकिस्तान में एक चीज़ कही जाती है जी, बेड पे बैठ जाए और अब कुछ नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं चलनी, बेड पे बैठ जो, खास तौर पे अम्मियाँ ये चीज़ किरदार, तो ये आई डिसलाइक दिस बिहेवियर कि आपकी बच्ची को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना वो सिजेरियन को फेस करना पड़ता है। आपने उसको सिखाया नहीं, वो बेड रिटर्न रह गया, उसकी बॉडी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस थी वो नहीं हुई हैं, ना उसको पेन मैनेजमेंट आई, ना उसको हैंडलिंग आया, ना उसको आपने सिखाया हाउ टू पुश द बेबी और ये चीज़। तो ये अम्मियाँ प्लीज़ नहीं करें। अम्मियाँ उसको, आपने देखा इंडियन एक्ट्रेसेस प्रॉपर जिम योगा सीख रही होती हैं टू गिव अ बर्थ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी रादर देन गोइंग थ्रू सिजेरियन। तो ये जो अम्मियाँ ना, ये स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन और डॉक्टर एडवाइस कर रहा है बेड रेस्ट, तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की। सही। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ख़ुसूसन जो माएँ पंजीरियाँ बहुत ज़्यादा देती हैं और ड्राई फ्रूट और देसी घी में बनी हुई, वो कितनी की इफेक्टिव है? टू सम क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी जो देसी घी या ऐसी चीज़ें हैं, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन एग्रीवेट द प्री लेबर पेन्स। आपको फॉल्स पेन्स की तरफ अगर खुदा न खास्ता होता है तो ये उसको एग्रीवेट वर्सन करेंगे। तो इसलिए ये इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होता है मदर्स ने कि खाम खा हकीमी टोटके नहीं करने। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो गो टू द डॉक्टर, शी विल मैनेज दैट थिंग्स बेटर। और बाकी जो दाई हैंडलिंग केस है उसको तो प्लीज़। इसी तरह जो LHV बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे रिमोट एरियाज़ में, तो LHV बड़ी तादाद के अंदर ये डीलिंग कर रही हैं, क्या वो इतनी ट्रेंड हैं कि वो इन केसेस को जो है वो इजी हैंडल कर सकें? सर पहले मेरा भी यही ख्याल था कि यहाँ ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन आई वर्कड एज अ डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस कोऑर्डिनेटर इन द कसूर फॉर लास्ट ईयर्स। तो उसमें मैंने ये देखा था कि उनके साथ वर्क किया है तो उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाता है, उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको सिखाया जाता है, ट्रेंड होती हैं। उसके बाद डिग्री के बाद वो LHV नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्रेंड होती हैं विद एपिजोटमी छोटा ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो ट्रेंड लोग होती हैं। हाँ, लेकिन अगर हो LHV, ये नहीं है कि LHV के साथ काम किया है या डॉक्टर के साथ काम किया है, अगर वो प्रॉपर अपना डिग्री या कोर्स कंप्लीट करके आई तो वो ट्रेंड लोग होते हैं। और रिमोट एरियाज़ में वही BHU RSC के लेवल पर मैनेज करती हैं और बहुत अच्छे से कर लेती हैं, ठीक है, वो ट्रेंड लोग होते हैं। इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि वो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस हैं उनके लिए। अच्छा, अमूमन ये बात मशहूर भी है और किसी हद तक हकीकत भी है कि हमारे निजी सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जितनी भी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट बैठी हैं वो प्लान्ड डिलीवरी यानी C-सेक्शन को ही प्रेफर करती हैं और गर्ल्स को भी, फीमेल्स को भी रिकमेंड करती हैं पेनलेस डिलीवरी की तरफ, ताकि उनको भी और टाइमिंग्स में आना ना पड़े। क्या ये अगर आप ये देखें, क्या ये अगर ख़ातून की सेहत के लिए और क्या बच्चे की सेहत के लिए ये सेफ़ है, या इसमें कोई ऐसी कबाहत है कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए? सर पहली बात ये कि ये मैंने जो एक ट्रेंड देखा है ना लड़कियों में कि हमने दर्दें बर्दाश्त नहीं करनी है, वो पूरे 9 महीने से प्लान करके आई होती हैं। उसमें कसूरवार होता है उसका पार्टनर भी और उसकी खास तौर पे लड़की की अम्मी।
क्योंकि पार्टनर तो मूवमेंट जानता नहीं होता, नहीं और उसका तो अगर पहला है की, अगर, तो उसको तो नहीं पता होगा। नहीं, मैंने भी आपसे यही बात की कि प्रेगनेंसी में पार्टनर को उसके साथ रहना चाहिए। हर एंटीनेटल विजिट पे कोई मुश्किल नहीं है टाइम मैनेज करके साथ जाना। ही शुड आस्क क्वेश्चन टू हिज डॉक्टर, जा रहा है पूछे उसे, तो ये उसका नॉन सीरियस बिहेवियर जो है ना वो मैटर करता है। पहली बात कि उसने लड़की को फुल छुट्टी देती है जैसे तुम चाहो, तो आपने थोड़ा उसका हिम्मत हौसला इंकरेज करना है कि भाई कोई बात नहीं, गुजर जाओगी तो उसकी बड़ी लंबी लिस्ट कॉम्प्लिकेशन से बच जाती है वो। और जो मैं लड़कियों की मदर की ट्रेनिंग देख रही होती है, उन्होंने इसको फीडिंग की होती है कि सॉरी टू से आपकी सोसाइटी में कहा जाता है ससुराल वालों तो पैसे लवाने ने, मुंडा बड़ा कमांदा है, को पैसे आने लवान दो, साड़ी कुड़ी क्यों दर्द बर्दाश्त करे। ये मैंने जुमले खुद सुने एज अ गायनी। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि वो कहते हैं कि ये कंसीव अगर किया या डिलीवरी केस है तो इसमें वालिदैन जो है वो साथ लुक आफ्टर करें। हाँ, अजीब रस्में हैं। लड़की के माँ बाप पहली डिलीवरी के पैसे दें, लड़की घर छिला वहाँ पे काटे, भी ये क्या नॉनसेंस है। हमारी पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपको अपनी लड़की दी है, काकी दी, आपकी नस्ल पैदा करने जा रही है, असूली तौर पे तो इन लॉज को उठाना चाहिए खुशी में, जो नहीं होता है, बहुत कम मैंने देखे। बाद में चाहे बेटे की मर्तबा लड्डू जो है वो चाहे 2 मन बांट दें, हाँ, लेकिन वो नहीं किया था। दूसरा, ये लड़की की ये खुद की विश जो है ना वो नहीं होती है कि मैं जो हूँ वो डिलीवर करूँ नॉर्मल, वो खुद ही कह रही होती, सरेंडर किया था मैंने नहीं, मेरी अपनी फूफो की बेटी ने, मैंने उसको बहुत कन्विंस किया था। वो बहुत मुश्किल एंड पे मान गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्री लेबर पेन्स हुई तो हमें सिजेरियन पे जाना पड़ा। तो उसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि लड़की को प्रिपेयर करके लाना माँ की भी जिम्मेदारी है, पार्टनर की भी। और दूसरा, जो डॉक्टर्स की बात आपने की, हाँ, मैं अपनी सोसाइटी के इन डॉक्टर्स की इस चीज़ की गलती को एडमिट करती हूँ कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं लस्ट या क्रेजीस्ट फॉर द मनी ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है कि जी हमने अपने घर के बच्चों के अखराजात कैसे पूरे करने हैं हमारे, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप वो जो गलत तरीके से लाया पैसा, वो बेशक बाद में डॉक्टर को दे के आ रहे हो, लेकिन आप ला रहे हो। और ये डॉक्टर्स कर रहे हैं कि जी सिजेरियन का 3-3 लाख भी मैंने सुना है लेते हुए, तो वो कर रहे होते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बेस पे, डॉक्टर्स की बेस पे, आई वुड लाइक टू से सॉरी टू दिस कम्युनिटी कि ये हो रहा है और नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। लेकिन मैं पेशेंट्स के ना अटेंडेंट्स का बिहेवियर देख रही होती हूँ कि वो खुद इस चीज़ के लिए विलिंग होते हैं। डॉक्टर एक दफ़ा कह देते थे, पीपल डिडंट गिव देम शट अप कॉल, दे गिव देम रेजिस्टेंस कि भाई हमने नहीं करना, यू शुड ट्राई गो फॉर सिजेरियन, यू शुड नॉट गो फॉर सिजेरियन। आप उनको कहते नहीं, वो कहते हैं वो इतना पैसा का है जी, अच्छा दे देंगे, आप कर दें। तो वो चीज़ आपके पाकिस्तान में प्राइवेटाइज हॉस्पिटल का बहुत ट्रेंड चल गया हुआ है। उस चीज़ में फिर डॉक्टर ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है तो उसने खर्चा पूरा करना है, वो करेगा। तो ये डॉक्टर्स को नहीं करना चाहिए मैं इस चीज़ पे। हाँ, अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन है, नहीं बच्ची को हो रहा या लॉन्ग लेबर होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चलेगी, फिर तो ठीक है, समझ आता है, कोई इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन है तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए। और मैं इस पर लड़कियों को भी प्रेफर करूँगी कि गो टू द यूट्यूब, वहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, पूरी ट्रेनिंग सेशंस है, सब कुछ है, उनको देखो, उनको लर्न करो। वैसे भी टिकटॉक देखते ही रहते हो, थोड़ा ये अच्छी फ्रूटफुल चीज़ पे आ जाओ, तो वो एक्सरसाइजेज हैं वो बताते हैं, उसको लर्न करो और उसको करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। हमने कीगल एक्सरसाइजेज बता रहे थे, बहुत कुछ, वो तो खैर और चीज़ के लिए होते हैं, तो ये लड़कियों के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह देखने वाली लड़कियां बहुत सारी इस वक्त देख भी रही होंगी और ये मैसेज आगे भी जाएगा, कौन से ट्राइमेस्टर में डाइट का ख्याल ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड में या थर्ड में, और ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस पीरियड के अंदर ज़्यादा है? देखें, जो सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, बच्चे की पूरी ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं 3 माह में, फुल जेंडर सिलेक्शन भी होगी होती है। ठीक है, चौथा हफ्ता होता है ना, चौथे से 5वां हफ्ता, उसमें हार्ट बीट आ गई होती है आपकी, ठीक है, रूह भी डल गई होती है। पहले ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ग्रोथ होनी है बेबी, तो आपने फर्स्ट डे से एंड तक ही रखना है। ये नहीं है कि एक ट्राइमेस्टर बहुत खा लें और दूसरा तीसरे पे वो ग्रोथ IUGR की तरफ चला जाएगा बच्चा, तो इसलिए आपने उसको बैलेंस डाइट में लेके चलना है। वी कांट कमिट कि भाई इसमें कम खा लो, इसमें ज़्यादा खा लो, ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या सी सेक्शंस की जो कॉमन हो सकती हैं, जो अमूमन बच्चियां नहीं जानती और इस तरफ जाना सिजेरियन में, पहला अगर सिजेरियन हुआ है तो उसमें जो है ना, खुदा ना खास्ता आप डिस्चार्ज लेट हो गए,
डिस्चार्ज लेट हुए हो तो उसके बाद में स्टिचेस खुलवाने हैं, स्टिचेस में पास पड़ गई, फीवर हो गया, सेप्सिस हो गया, वो हो सकता है। कोई अगली प्रेगनेंसी अगर जल्दी हो गई है, 18 माह से पहले हो गई है, तो उसका नुकसान होगा आपको। सेकंड सिजेरियन, सेकंड के बाद थर्ड पे भी, अगर पहले 2 सिजेरियन हो गए, थर्ड फोर्थ पे तो आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते हो, थर्ड फोर्थ पे सिजेरियन पे रहोगे। और सिजेरियन की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, आपकी गट के अंदर एडहेजन्स बन जाती हैं, एब्डोमिनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, वो लंबी लिस्ट चली। लेकिन अगर पहली थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा टॉलरेट करके डिलीवरी वजाइनल हो गई, तो सेकंड थर्ड पे रहेगी, उसी पे रहेगी, उसकी घर जल्दी चली है, अपनी लाइफ की नॉर्मल रूटीन में जल्दी आ जाएगी। वरना वो 10-12 दिन पहले तो आप वॉशरूम भी बेड पे पेशेंट कर रहा होता है। बासम इतनी हिम्मत हारी लड़कियां भी मैंने देखी हैं, और इतनी पैम्पर्ड कह लें, या इतनी वो की हुई होती हैं कि वो मूडी कह लें, थोड़ा सा मूव भी करवट पे भी नहीं हो रही होती। तो ये अपनी बिहेवियर थोड़ा सा लड़कियों को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़चगी के दौरान अमवात की बुनियादी तौर पर जो कॉमन वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं? मैंने अभी लिस्ट बताई थी। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पोस्टमार्टम हेमरेज आ सकता है, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल आ गया, पुअर हाइजीन आ गई, आपका डाइट का प्लान ठीक नहीं है, बच्ची मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, उसको गाइडेंस नहीं मिली, पार्टनर का बिहेवियर, उसके साथ आपका घर का दिया गया माहौल। बास्ट टाइम फैमिली मैंने देखी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं ये वो, और पार्टनर बहुत बुरा होता है, मिसबिहेव, साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहा होता है, तो वो चीज़ भी मैटर कर रही होती है, वो रेजिस्टेंस में होती है, और फिर वो बच्चे को उठा भी नहीं रही होती। हम उसको कहते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस या डिप्रेशन में चलेगी सारी वो चीज़ें। इसलिए मल्टीपल है। पाकिस्तानी हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमारे तो अपने और भी इशूज़ हैं। खाना, शादी से पहले लड़कियाँ गोश्त नहीं खा रही होती हैं, दूध नहीं पी रही होती हैं, बर्गर क्लास बच्चों में, तो वो ऑलरेडी डेफिसिट चलता चलता फिर उसमें भी आपको फेस करना पड़ रहा होता है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में चूँकि आप माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं, क्या आप ये समझती हैं कि जो देखने वाले लोग हैं वो इस तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स को प्रेफर करें, क्योंकि लेबर रूम के अनहाइजेनिक हालात और जो प्रॉपरली स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स का ना होना, और ये जाके बंदा और डिजीज़ कैरी करे, और लोग तो ज़मीन पे बैठे हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल। सर मुझे ये बताएं कि हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी में, आपने ये ऑब्जेक्शन तो उठा दिया कि है कि नहीं है, मुझे ये बताएं आपने क्या किया एज अ पाकिस्तानी नेशन? क्या मैं तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल से, अब सरकारी में आई हूँ काम जब से कर, लेकिन मैं ये चीज़ देख रही होती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कहते हैं सरकार दी ये साडा की चीज़ें थ्रो कर जाते हैं। पान पी खाया तो उसका थूक फेंक देंगे। आपकी कम्युनिटी क्या दे रही है हॉस्पिटल को? आजकल हम सर्विसेज में रिवैम्पिंग चल रही है, तो उसमें मैं देख रही होती हूँ लड़के ने खाना खाया, मेरे सामने उसने जूस फेंक दिया, मैंने उसको कहा गो एंड थ्रो इट इनटू द बास्केट, पब्लिक प्लेस है तो नहीं। तो ये कहना कि वहाँ पे एंटरटेन अच्छा नहीं किया जा रहा और ये वो कहीं ना कहीं डेफिसिट या लैग डेफिशिएंसी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे है। उधर आप उसकी वहाँ पे बर्थ रेट देख लें, बहुत अच्छा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हमें अपनी सोच में बदलने की ज़रूरत है। हम लोग ने एक स्कूल ऑफ थॉट बना लिया हुआ है कि भाई प्राइवेट में ही चीज़ है। हम इतनी इम्पेशेंट्स हो गए हुए हैं कि हम सब्र करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे। हमारे पेशेंट की अभी बारी नहीं आई तो बस डॉक्टर पे भी चाड़ो दौड़ो और लड़ जोड़ो। अभी मैं एक मर्डर हुआ है डॉक्टर का गुजरात में, आई गेस उसके लिए वाइडिया की स्ट्राइक्स भी चल रही, तो उसमें भी आप देखें कि हम लास्ट स्टेज पे आप पेशेंट लेके आए हो, डेथ हो गई है, तो डॉक्टर का अल्लाह मियाँ नहीं होते, हम जान नहीं हाँ हमने एफर्ट करनी है। तो वो एक बिहेवियर हमारी कम्युनिटी का आना खुद चेंज हो गया है कि सरकारी अस्पताल नहीं जाना, कुछ मिलता नहीं। तो आप ये देखें कि आप जाके ट्रायल लिए, आपने वहाँ के डॉक्टर को आजमाया नहीं, उनसे बात नहीं की, उनका बिहेवियर, उनका वे टू सर्व द पीपल देखा ही नहीं। आप बात कर रहे हैं, मैं ये पूरी पब्लिक को कहना चाह रही हूँ कि हम वहाँ के डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटियाँ करें, वहाँ पे अगर सिजेरियन हो रहे हैं, कोई डॉक्टर मौजूद कर रहा है तो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने उसको स्टेयरिंग को घुमाएं और आप पहले एक जाके देखें, इंटरटेन नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उधर आप कंप्लेंट सेल्स होते हैं, एमएस का ऑफिस, आप वहाँ पे बाहर जाके उसको इशू को सॉल्व करें। इसी तरह अगर आप प्राइवेट में कहते हैं तो मैं देख रही होती हूँ प्राइवेट में बिहेवियर ही चेंज होता है अटेंडेंट्स का, जरूरत नहीं होती डॉक्टर के कमरे में चले जाओ, और सरकारी में डॉक्टर को पकड़ के मारा जा रहा था, तो आप प्राइवेट में मारो वहाँ ज़रा, फिर देखेंगे वो वहीं पे आपको सू भी करें। तो इसलिए ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि सरकारी अस्पतालों में काम हो रहा है तो वो चल रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रख के सब्र अंदर लेके जाएं, एंटरटेन हो जाता है पेशेंट। अच्छा, इसी तरह जो बच्चियाँ अब MBBS कर रही हैं,
आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं कि बच्चियों के लिए बेहतरीन फील्ड कौन सा है जिसकी तरफ उनको जाना चाहिए? सर जो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो एक बात ज़िंदगी में याद रखना है, ये ज़िंदगी की जो डेस्टिनेशन है ये अल्लाह मियाँ चूज़ करता है। अगर डॉक्टरी में MBBS नहीं मिलता तो बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें आप जा सकते हो। मुझे ये लगता है कि हर इंसान की एक डेस्टिनेशन है और अल्लाह मियाँ उसको उस रास्ते पर चला के वहाँ तक ले जाएगा। जो हमारे ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है ना, डॉक्टर नहीं बनी तो अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं बनी तो सेल्फ कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ईगो का इशू बना लेते हैं, फैमिली अपनी इज्जत का सवाल, उसमें आप डिप्रेशन, सुसाइडल अटैम्प्ट, स्ट्रेस दे रहे हो बच्चों। तो कोई बात नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं बने तो आप अपने आप को पहचानो और अपनी स्किल देखो कि आप किस प्रोफेशन में जाके सब बेहतर कर। डेंटिस्ट है, पैरामेडिक्स में आ जाते हो आप लोग, LHVs आपने जिक्र किया, नर्सिंग। मेरा जो क्वेश्चन था ना वो इसमें यही था कि यानी जो बच्चियां MBBS कर रही हैं उनको फर्दर स्पेशलाइजेशन किस में करना है, वो फील्ड आपको कौन सा बेहतर आप समझते हैं? मुझे जो लगा ना वो हर बंदे की एक पर्सनैलिटी पे डेवलप करता है। मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि तुमने अपने किसी टीचर, अपने किसी गाइड के ऊपर रहने के बजाय ना अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि मैं सर्जन अच्छी हूँ, मैं गायनी की अच्छी डॉक्टर बनूंगी या मेडिसिन। तो सेल्फ एनालिसिस करो। आप बैठो डार्क रूम में सुकून से देखो कि जब हाउस जॉब कर लेता है ना एक डॉक्टर, उसको पता होता है मेरी स्किल किस में अच्छी है और मैं किधर जा सकूँ। तो हाउस जॉब करने के बाद डिसाइड करो, तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं एक लड़कियों के लिए कहूँगी तो मैं ये कहूँगी कि साइकेट्रिस्ट बहुत काम है उसमें जाओ, सर्जन्स काम है उसमें जाओ, और जो आपकी यूरोलॉजी है, किडनी की डॉक्टर्स हैं उसमें जाओ। गायनी में बड़ा रश लगा पड़ा है, फॉर द गॉड से ब्रेक लो, क्योंकि लेकिन रश भी है उतना, पेशेंट का भी तो रश बहुत ज़्यादा है ना। नहीं सर, पता क्या, जब मैं देख रही होती ना पेशेंट बेचारी की किडनी की कोई पेशेंट है, कोई यूरोलॉजी का इशू है, वो मेल डॉक्टर्स को रिलेक्टेंट होती हैं दिखाने में, फीमेल्स की किल्लत होती है। अब वो बड़ी मुश्किल से हमें मिल रही होती हैं कि आंख कान नाक गले की डॉक्टर नहीं मिल रही। बास टाइम आपका पाकिस्तान है, पर्दादार लोग होते हैं वो नहीं दिखा रहे होते, तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए गायनी के अलावा भी बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे डॉक्टर्स की, उधर प्रेफर कर लेना चाहिए। अच्छा, आजकल कुछ गायनोकोलॉजिस्ट बड़ी फेमस हैं इस एतबार से, जेंडर सिलेक्शन के हवाले से, तो लोग इसको प्रेफर भी करते हैं और चाहते भी हैं। और सबसे पहले जो था वो लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसको सितारा इम्तियाज़ भी से भी नवाजा गया। डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब जो हैं उनमें नाम का काबिल ज़िक्र हैं। तो इस हवाले से ये कितना इफ़ेक्टिव है और आप क्या समझती हैं कि ये कामयाब, इसकी कामयाब होने की शरह कितनी है पाकिस्तान के? सर मैं इस पर ये कहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स डिपेंड अपॉन अल्लाह मियां द मूड। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर राशिद साहब, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंने जिस बंदे के साथ काम किया था IVF वगैरह में, या जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा था कि उन्होंने स्पर्म्स निकाल के स्प्रे किया था वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी। तो ये अल्लाह मियां पे है, उसने जिसको चाहे हम बेटे दें, इसको चाहे बेटी। और अगर उसने टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कराना तो ये टोटली डिपेंड अपॉन अल्लाह मियां। मुझे एज अ डॉक्टर भी ये मैं कॉन्फिडेंस से कहूँगी, मुझे नहीं ये लगता कि मेरे बस में कुछ है, वो ये उसी का काम है उसी पे। और जेंडर सिलेक्शन तो ये मुझे ये एक साइकोलॉजिकली डिप्राइव बात लगती है कि जी जेंडर सिलेक्शन करा लो, तो नहीं होनी चाहिए। ये फजूल एक कह लें कि साइकोपैथ वाली बात है कि आप एक चीज़ की डेप्रिवेशन को फुल कर रहे हो। मैंने खुद एक पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की थी और मुझे याद है मैंने उसको गर्ल बेबी देखा था, और जब मैंने डिलीवर किया उसको 4-5 दिन में, इट वाज अ मेल बेबी। मेरे अपने दोनों हाथों की पोर्ट्स थी। तो मैं यही कहती हूँ कि ये अल्लाह मियां के ऊपर है, ये उसी कुछ कुर्सी के काम कुर्सी पे वाले पे रहने दो। हम हर चीज़ में अपनी जो टांग अड़ाते हैं ना, वो उस पर अपना आप फिर दिखाता है कि आई एम द लॉर्ड, यू कैन डू। इस कोरोना में से हम सब गुजरे हैं, तो इसकी बात है। जेंडर सिलेक्शन सर कर रहे हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने कामयाब करे, उनकी एक एफर्ट है, एक्सपेरिमेंट है, वो करें। लेकिन मुझे ये लगता है एक इंसान होने के नाते हम एंजाइटी को दावत दे रहे हैं। आपने कराया, आपका बेबी आपके डिज़ायर के मुताबिक नहीं आया, आप उसको डिसलाइक करोगे, डिस्करेज करोगे बेबी को, आप उसको उस प्यार से देखोगे नहीं। तो जो चीज़ें अल्लाह की है ना, अल्लाह के पास रहने दो, पुरस्कून रहोगे। बिल्कुल, नेमत और रहमत दोनों का मज़ा एक अपना है। अच्छा, साथ इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जहाँ जेंडर सिलेक्शन आजकल बहुत कॉमन है, तो वहाँ साथ ही साथ जो है वो इसमें एक ये भी फैक्टर एक इसमें देखा जाता है कि बेबी चॉइस के अलावा जो सिलसिला है कि यानी स्कैन करवाने के बाद भी लोग एबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी ये भी जिक्र किया कि साइकोपैथ वाली बात है ना, आप अल्लाह मियां की एक चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो तो वो आपको नहीं देगा। मैंने मेरी अपनी फैमिली में इशू हुआ था, तो उस लड़की ने इस तरह मिसकैरेज करा दिया था कि इट वाज अ सेकंड गर्ल, तो मैंने नहीं लेनी है वो।
उसके बाद इट हैज़ बिन मोर देन 9 years वो कंसीव नहीं कर सकी, इतनी सख्त सज़ा मिली है उसको। अब वो खुद रोती है सॉरी अल्लाह जी। तो मैंने उस चीज़ से बड़ा लर्न किया था कि अल्लाह मियाँ का मूड है, उसने एक आपको बेहतरीन चीज़ दी है। उन लोगों को देखो जिनको सब फर्टिलिटी के इशू को फेस कर रहे हैं और उनको हो ही नहीं रहा, पहला बेबी भी नहीं हो रहा, दुनिया जान के टेस्ट करा लिए, दुनिया जान के एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो अब अगर अल्लाह मियाँ आपको ब्लेस कर रहा है तो आप उसको ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्शन पे जा रहे हो, तो फिर अल्लाह मियाँ का मूड है, अगली बारी वो कहेगा गेट आउट। अच्छा, इसमें ये भी एक आता है कि जहाँ बेटी हो तो उसका कसूरवार जो है वो औरत को ठहराया जाता है। ये बड़ी एक कंजर्वेटिव सोच और गलत है। और इसके हवाले से कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल पार्टनर। ये टोटली XY जो है क्रोमोसोम्स आपके वो मेल पार्टनर, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम जो है वो SRY जीन है वो आपके मेल पार्टनर के पास होती है, मेल पे डिपेंड करता है, तो लड़कियों पे नहीं होता। मैंने एक केस हैंडल किया था, उसमें एक बेबी थी, उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जा रहा था, तो वो बड़ा, मैंने लड़की को डांटा, मैंने कहा तुम इस पेन और फीवर तुम्हारी सेट नहीं कर रही, ब्रेस्ट में दूध उतर है पिला। तो उसने कहा मेरी फैमिली में इशू है, वो कहते हैं तुम्हारा दूध जहर है। मैंने कहा उनको जाके पूछना कि जिस माँ का खून बच्चा लेके पैदा हो गया वो ब्लड जहर नहीं है, पॉइजनस नहीं है, और तुम्हारा दूध कहाँ से। खैर उसके मेल पार्टनर को बुला के मैंने उसको पूछा, तो उसने कहा जी मेरी अम्मी कहती है कि हमने कि पाकिस्तान में एक रस्म होती है हमारे रिमोटे कि बच्ची का दूध लेके उसमें डाला जाता है कप में या बाउल में, उसके बाद कीड़ा फेंकते हैं। अगर वो कीड़ा बाहर निकल आया है तो वो पॉइजनस नहीं है, माँ दूध पिला सकती है, और अगर वो कीड़ा मार गया तो वो पॉइजनस है, मार जाए। तो मैंने उसके लड़के को पूछा, मैंने कहा मैं तुम्हें समुद्र में फेंकूँ, तुम बाहर आ जाओ? कहते नहीं। तो मैंने कहा तुम कीड़े को इतने बड़े दूध के प्याले में फेंक रहे हो, वो बाहर आ जाएगा? नहीं। तो मैंने कहा अपनी अम्मी को जाके समझाना कि स्टॉप दीज नॉनसेंस, ये बच्ची को पिलाने दो। खैर फिर उसके हस्बैंड ने बात अंडरस्टैंड की, हमारे सामने उसने ब्रेस्ट फीड भी कराया। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिनको हमें रेजिस्टेंस दे के रोकना है स्टेप बाय स्टेप्स में। तो पाकिस्तान में ऐसी मिथ्स या मिसकंसेप्शन इसमें ख़वातीन, इस्लाम तो कहता है ना कि इसमें 2 साल तक दूध पिलाएं, लेकिन आज ये हमारी ख़वातीन जो है इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि उनको गाइड नहीं ना किया जा रहा, अम्मियों की तरफ से भी, और खुद भी डिसलाइक, मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी, मेरी शेप ख़राब हो जाएगी। तो वो बेटा बाबा आप करने से पहले सोच लो, आपको फिर वो बच्चा कल को रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप आज उस बच्चे को अपना डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रही हो, वो कल को रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये रिएक्शन है, आपने मेड के हाथों में दे दिया, वो मेड ने जैसी तरबियत की, फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा एंजाइटी में है, शीशा पीता है, स्मोकिंग है, अल्कोहलिक है। तो आप ये देखो आपने दिया क्या था, गिव एंड टेक है। आपने क्या एक्शन क्या किया, रिएक्शन आना है। तो इसलिए तो आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें, अब अगर इमरान खान की बात की जा रही है तो एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। आपने यूथ को इतना वो स्नब किया सब कुछ, तो एक रिएक्शन में चीज़ नहीं कर रही अब। तो ये चीज़ अम्मी अबू पर डिपेंड कर रही है। तो बच्चे को जब उसको ज़रूरत है वो क्या दिया, अम्मी अगर आज नहीं दे रही है, अपनी सांसें नहीं दे रही है, अपना टाइम ही अपना स्पेंड नहीं कर रही है, तो उसको कल वो दर्जा नहीं मिलेगा। यकीनन ऐसे ही है, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक वाला मामला है, और माँ बाप जो हैं वो औलाद जो है माँ बाप से कुर्बानी ही मांगती है और हमेशा वालिदैन सेक्रीफाइस करते ही हैं। अच्छा, इस दौरान ख़ास तौर पर आप अपनी पेशेंट्स को जो रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं वो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं रिकमेंड करती हैं कि जो एहतियातें करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सबसे पहले अगर आपको पहली प्रेगनेंसी है तो आपको डाइट बहुत अच्छी लेके चलनी है। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जो डॉक्टर ने मैनेजमेंट की है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, ऐसे नहीं करना, बेड रिडन नहीं होना। आप योगा देख लो, एक्सरसाइज कर लो, हाफ एन आवर की मॉर्निंग इवनिंग की वॉक देख लो। और एहतियात में ये कि अपनी स्कूल ऑफ थॉट को पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले जो जंग लड़नी है एक्सेप्टेंस, बेबी को एक्सेप्ट करना कि आ गया तो मैंने इसको लेकर चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और जितना पॉजिटिव मैक्सिमम रह सकती है उतना रहना। आपकी सोच पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो आपने अपनी सोच में जो बीमारी है ना उसको फोकस करके पॉजिटिव सोच में पॉजिटिव तरीके पे रहना। क्या माँ के मूड स्विंग्स और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके ऊपर होने वाले असरात, बिहेवियरल पैटर्न, क्या उसका पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर असरात पैदा होते हैं? जो का पार्ट, मैं जब आई वॉज अ ट्रेनिंग ऑफ ऑब्स एंड गायनी, तो मैं ये करती थी कि अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखती थी पेशेंट की एब्डोमेन पे और 7 गाने लगाती थी। एक डिप्रेसिव सॉन्ग, एक म्यूज़िक जो उसकी फेवरेट, और एक एंड पे सूर्य रहमान लगाते थे। तो जब डिप्रेसिव लगता था तो मूड, जब अम्मी के इमोशन में डिप्रेशन आता था या डिप्रेसिव फीलिंग्स आती थी तो बेबी अंदर रिएक्ट करता था। ये मैंने खुद किया हुआ है। और जब मैं अम्मी के पसंद का गाना लगाती थी ना तो शी स्माइल्ड, वो अंदर रिएक्शन आता था। तो
डायरेक्टली रिलेशन है मदर की स्कूल ऑफ थॉट का, उसकी सोच का, उसके दिए गए इन्वायरमेंट का, उसके पार्टनर के बिहेवियर का, उसके पार्टनर के लव का, केयर का, उसकी फैमिली का। तो मैं ये देख रही थी कि जो बहुत अच्छे माहौल से लड़कियाँ आई थी, खुश हैं, हैप्पी हैं, और सारा उनका बेबी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। तो जो बेचारी खप्पी तप्पी लड़ी झगड़े माँ बाप ने पसंद से पूछे बगैर भी शादियाँ कर दी, वो सारा बेबी पे भी गुस्सा नहीं कर रहा था, तो बेबी अंदर रिएक्ट कर रहा होता था। फिर हम जब कुरान लगाते थे, सूरह रहमान लगाते थे, तो उसमें ये होता था कि बच्चा अंदर सुकून से सो जाता था, ये काम डाउन होता था। तो ये मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट उसमें एज अ ट्रेनिंग सूरह रहमान का जिक्र आया तो चूँकि माशाल्लाह आपके उस्ताद जो हैं वो लाहौर में वो बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी कोविड से लेके चल रहे हैं और बड़े अच्छे पैमाने पर, और ये माशाल्लाह तजुर्बा कामयाब भी है। इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं सूरह रहमान थेरेपी क्या है। अच्छा, हमने सूरह रहमान को, मैंने तो 2010 में जब मैं खुद बीमार हुई थी और मैं से ठीक हुई थी तो उसको शुरू किया था। मैं एंजाइटी में गई थी और मैं उससे बाहर निकली थी। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद, मेरी मदर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें सुनाया था, शी वॉज अ कार्डियक पेशेंट, तो वो ठीक हुई थी। उन्होंने 12 ईयर्स अपनी डिजीज़ से विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन सर्वाइव किया है। टोटली डिपेंड एंड ब्लेस्ड ऑफ दिस थेरेपी। तो उसमें ये होता है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे के सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुननी है, और उसमें सिर्फ सुननी है। और अगर आपने सूरह रहमान सुन ली है तो एंड पे 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पीना है। इसमें जो आपने नहीं काम करने, वो 3 प्रिवेंटिव मेजर्स हम बोलते हैं। नफ़रत नहीं करनी, सैयद की इज़्ज़त करनी है, और जितनी आप पॉजिटिव प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव रह सकते हो वो करनी है, और बेगर्ज प्यार करना है। बेगर्ज बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए भी, अभी मुझे 10 साल हो गए थेरेपी को प्रैक्टिस करते, उसके बावजूद भी मैं फंस जाती हूँ। तो उसमें बेगर्ज प्यार है, सेल्फलेस होकर करना, और अगर अनकंडीशनल लव। और अगर कोई CNS इन्वॉल्वमेंट का पेशेंट है, कोई फालिज का है, खुदा ना खासा किसी को ब्रेन हेमरेज है, तो वो कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद मरहूम की आवाज़ में, या कोरोना जैसे था तो कोरोना में हमने कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद मरहूम की आवाज़ में पेशेंट्स को सुनाया था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमहुल्लाह की आवाज़ क्यों? सर, इसमें ना प्रॉपर रिसर्च की थी, सैयद मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी बाबा जी ने की थी। उन्होंने डिफरेंट वॉइसेस में विद ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में किया। तो जो मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट मिले ना, वो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में मिले थे विदाउट ट्रांसलेशन। आशिक की अजान और होती है और मुल्ला की और होती है। हज़रत बिलाल की अजान और थी और मुल्ला की और थी। तो कारी अब्दुल बासित ने बहुत इश्क से अल्लाह मियां से कनेक्टेड होके पड़ी हुई है। उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट देती है। अब रिस्पॉन्स आपको दूसरी में भी आता है, लेकिन जो मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं की वॉइस में। तो फिर इस चीज़ को यूनिवर्सल किया। वो आपके उस्ताद कौन से हैं जो लेके चल रहे हैं? बड़े फेमस नाम है, मैं चाहूँगा। सर, वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद हैं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन में। तो मुझे भी दुआ सर ने कराई थी, और मैं जब ठीक हुई हूँ, वैसे तो मुझे डॉक्टर सईदा ज़ैनब बुखारी ने पहले दुआ कराई थी, उसके बाद मैं सर से मिली, सर ने करवाई, और मैं सर के साथ ही फिर हूँ। मेरे बाबा हैं, मैं उन्हें प्यार से अपना बाबा कहती हूँ। तो वो उन्होंने ही मुझे ये दुआ कराई थी, और मैंने उनसे बहुत सीखा भी। मेरे अंदर जो मेरी करैक्टर बिल्डिंग है वो सारी सर को क्रेडिट गोज़ टू हिम। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल बिहेवियर, ये पर्सनल चेंज है, वो मैंने उनके साथ रह के सीखा। सूरह रहमान को कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमहुल्लाह की आवाज़ से आपने कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया? पहले तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं सर को मैंने कहते सुना था कि मुझे HBC और एड्स मेरा क्योर हुआ है ना, तो मैं बड़ी इंथुजियास्ट, हेपेटाइटिस BC और एड्स, ये डॉक्टर जावेद को था, वैसे बेनिफिशरी हैं। तो मुझे ये था कि ना सर ठीक हुए हैं, तो पता नहीं बाकी मरीजों का होता कि नहीं। मेरे अंदर एक डाउट भी था और क्वेश्चन भी था। तो सर ने बताया था कि मुझे प्रिक हुआ और मैं ठीक हुआ। तो फिर 2017 में मैं एक पेशेंट को ऑपरेट करवा रही थी, तो मुझे प्रिक हुआ था HBC और एड्स का भी। तो मैंने मेरे प्रोफेसर की ठंडी लहर थी, क्योंकि उस पेशेंट पे किसी डॉक्टर ने सिलेंडर नहीं किया था सर्जरी कराने को, सिवाय मेरे। तो प्रोफेसर साहब ने मुझे डांट के कहा कि जाओ अपना PCR कराओ, ब्लड निकालो। मैंने कहा सर, मुझे एक सवाल का जवाब मिला है। कहते क्या? मैंने कहा सर, मैंने किसी से पूछा था कि वाकई में HBC ठीक होता है, देखते हैं। तो मैंने कहा सर, हम दूसरे मरीजों को कहते हैं सूरह रहमान सुनो ठीक हो जाओगे, तो आज अल्लाह मियां मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने आप को कहो ना कि सूरह रहमान सुनूंगी तो ठीक हो। तो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल टेस्ट फॉर मी एट दैट टाइम। फिर मैंने अपने आप को दिल को तसल्ली दी कि मैंने सूरह सुनी हुई, मुझे ठीक हुए। मेरी बहन है, आप उसे जानते हैं, डॉक्टर मुंथा। तो मैं पिछले दिनों एक डेंटल प्रोसीजर के लिए उसके पास गई थी, तो उसने मुझे कहा कि ना BC का टेस्ट कराओ पहले अपना, तुम सर्जरियाँ करती रही हो। अब ये मुझे पता था और अल्लाह मियां को पता था कि मुझे प्रिक्स हुआ में। अब मैं उस टाइम जितनी एंजाइटी और स्ट्रेस में से गुजरी कि अल्लाह जी, ये तो मैंने घर बात नहीं बताई हुई, और अगर
पॉजिटिव आ गया तो खैर वो एक मेरे अंदर जंग चली पॉजिटिव नेगेटिविटी की। एक अंदर वो चीज़ थी कि सूरज सुनी हुई है, मैं इम्यून हूँ, कुछ नहीं होगा। दूसरा ये था कि व्हाट विल आई डू अगर पॉजिटिव आता है। तो उस टाइम पे जो अल्लाह मियां से जुड़ के मैंने दुआ की, खैर ही ब्लेस्ड मी कि मेरे टेस्ट दोनों नेगेटिव आए। तो मेरी वो दोनों रिपोर्ट्स उस टाइम स्पॉट टेस्ट हुए वो सारी नेगेटिव थी। तो फिर मुझे अल्लाह मियां ने एविडेंस भी दे दिया कि दिल में तसल्ली रखो, तुम नेगेटिव ही हो। तो ये है BC की बात करते हैं, मैंने एड्स के पेशेंट इससे देखे हैं। फिर मेरी पॉलीहाइड्रोमियास की एक पेशेंट इससे सुई हुई थी। एक एनॉमली स्कैन का बेबी हमारा नॉर्मल डिलीवर हुआ था, उसका मेरे पास अल्ट्रासाउंड मौजूद है एविडेंस के तौर पे कि वो बेबी की एक किडनी थी और एक छोटी चिंकन थी। मैंने 7 दिन सूरज ओलिगोहाइड्रोसिस का इशू था, पॉलीहाइड्रोमियास था और एनॉमलीज बेबीज दोनों एट ए टाइम थे मदर को। तो जब मैंने उसको अल्ट्रासाउंड कराया और सारा, तो फिर मैंने उसको नॉर्मल बेबी सिजेरियन से डिलीवर करके उसका अल्ट्रासाउंड खुद करवाया, बच्चा ठीक हुआ। तो मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास गई कि तुम दोनों रिपोर्ट्स दे रहे हो, डिफरेंट बात कर रहे हो एक ये। तो उन्होंने मेरे से फाइल बड़े गुस्से से पकड़ के कहा था ये पिछला गलत है या अगला गलत है। मैंने कहा सर रिपीट करें, रिपीट किया, वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल। तो उन्होंने मुझसे पिछला स्कैन लेके फाड़ते हुए मुझे कहा तुम दिमाग ख़राब है, पागल हो, ये पिछला अल्ट्रासाउंड इसका नहीं है, गलती से लगा गया, चलो जाओ। फाइल फेंक दी थी। तो मैं हंस पड़ी थी कि शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स के ब्लेस ऑफ अल्लाह मियां से सूरह रहमान से वो ठीक हुई है। उसके बाद जो है मैंने मेरी मदर कार्डिक पेशेंट थी वो इससे ठीक हुई थी। मैंने साइकोलॉजिकल बहुत से पेशेंट जो इससे देखे हैं वो ठीक हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कोरोना इससे ठीक हुआ और अभी तो काफ़ी लंबी लिस्ट है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आपके इससे ठीक हुए हैं। मस्त सीले चैनल्स है या रहमान.com खोलो, उस पर पेशेंट्स ने बड़ा डाटा अपलोड हुआ है। अच्छा, इसी तरह एक वो वाक़या भी डॉक्टर साहब के सामने ही सुनने को मिला हमें सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ वो शख्स के कीड़े जारी हो जाते थे जब सूरह रहमान लगाते थे। हाँ, वो मैंने पेशेंट देखा नहीं हुआ अनलकीली सर के साथ, लेकिन सर लोग ये बताते हैं कि वो पेशेंट ऐसा था कि वो जादू करता था, काला जादू। और उसकी बीवी ने, सर ने वो पूरा वाक़या कोड किया हुआ है कि बीवी ने ही बताया कि मैं इसकी आई गेस वो 3rd या 4th वाइफ थी उसकी और ये काम करता था, उसके साथ कोई आता भी नहीं था। तो वो ये था कि डॉक्टर मुनीबा लोग जिन्होंने उसके साथ काम किया, तो वो जब उसकी स्किन फ्लैप उठाते थे नीचे से कीड़े निकलना होते थे। तो ये डॉक्टर मुनीबा लोगों ने उस चीज़ को फिर सर को बताया और उन लोगों ने सारी रिसर्च की। तो ये मुझे ये लगता है कि आपने इस कायनात में जो डिलीवर किया वो आप पे वापस आएगा। तो आपने अगर पॉजिटिविटी डिलीवर की है तो पॉजिटिविटी है। और सूरह रहमान लगाने से कीड़े उसे छोड़ देते थे। हाँ, कि वो उसको रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा, अब इस वक्त किन किन हॉस्पिटल्स में, किन किन डिपार्टमेंट में ये सूरह रहमान की थेरेपी बिलखुसूस लाहौर में जारी है? एक तो घुरकी हॉस्पिटल का जो मुझे पता है कोरोना में मैंने स्टार्ट कराई थी, एक सर्विसेज है जिन्हें मल्टीपल हैं, अब तो इत्तेफाक भी है इस तरह। उसको लिस्ट को तो डॉक्टर्स ही जो उधर कम्युनिटी इतनी बड़ी है काम कर रहे हैं। मुझे याद है दुबई में कोविड डेज़ में उनके क्वारंटाइन सेंटर में लगी थी, कसूर में मैंने बहुत जगहों पे लगवाई है। उसके बाद जर्मनी में मेरी एक फ्रेंड है उसने सुनाई थी। फिर अभी पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड आई है जर्मनी से, वो खुद एविडेंस दे रही है कि मैं ठीक हुई हूँ। वो उधर पाकिस्तानी थी तो हस्बैंड के पास गई, उधर से ठीक हो गई। तो वो लोग भी बता रहे हैं हम जर्मनी में सर को सुन रहे होते हैं। तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ अब इस पर आ गए हैं। बहुत खूब जी, माशाल्लाह। हमने जहाँ आज गायनी के हवाले से बेशुमार इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ साथ सूरह रहमान थेरेपी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और बतौर मुसलमान हमारा ईमान भी है कि कुरान मजीद पूरा का पूरा जो है वो शिफा है और इसमें अल्लाह पाक ने जो है वो बड़ी शिफा रखी है। जहाँ हम सिर्फ दम और दुरूद पे बिलीव करते हैं, वहाँ कुरान मजीद को सुनना और पढ़ना भी बाइसे शिफा हो सकता है। और बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि माशाल्लाह आज मेरी स्टूडेंट जो है वो उसने आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और बेशुमार हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश की। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।